मधुजी चौधरी लॉ कॉलेज से। आदरणीय योगाचार्य सुभाष जी और शंकर जी और सभी उपस्थित विद्यार्थीगण, योग एक अनुशासन है और ये एक व्यवस्था है आपके मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के संतुलन की। आप उस संतुलन को किस तरह से व्यवस्थित रख पाते हो, उस प्रक्रिया को हम सामूहिक रूप से कहें तो योग कहते हैं। जो अभी आप कर रहे थे वो उसका एक पार्ट है। योग जो संपूर्ण जो होता है उसमें हम मानते हैं कि योगासन है और जो प्राणायाम है या श्वास की जो मुद्राएं हैं, या कहें उसको हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति बॉडी को हो वो, और योगा जिसको हम कहते हैं उसमें हम मानते हैं कि बॉडी को लचीला कैसे बनाया जाए, मांसपेशियों की प्रक्रिया को कैसे नॉर्मल किया जाए, ये इसका दूसरा पार्ट होता है। और एक तीसरा इसमें होता है जिसको हम कहते हैं व्यायाम। तीनों चीज़ें अलग अलग है। एक्सरसाइज जिसको जनरल भाषा में कहा जाता है। श्वास की सारी प्रक्रियाओं में जिसमें हमें मानसिक संबल ज़्यादा मिलता है उनको हम प्राणायाम की कैटेगरी में रखते हैं। अलग अलग तरह के प्राणायाम हम करते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं आसन, है ना। आसन हमारी जो इंद्रियां हैं, और मैं अगर इसको साइंस की भाषा में कहूँ तो हम इनको कहते हैं ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। आपकी जो पूरी बॉडी का फिजियोलॉजी या शारीरिक क्रियाएं जो व्यवस्थित होती हैं, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो भाग होता है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों का। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां अगर संतुलित है, उनका स्राव होते हैं, उनके सिक्रीशंस होते हैं जो आपकी हर तरह की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। इवन आपके खाने की संतुष्टि से लेकर आप किसके ऊपर नाराज होते हो, आप कैसे अपने आप को शांत रखते हो, हर प्रक्रिया आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा नियंत्रित होती है कि आपका व्यवहार क्या है। एक भाषा में, एक शब्द में कहें तो आपका व्यवहार क्या है ना। और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये कंट्रोल होती हैं आपकी इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां मतलब आप देखते क्या हो, आप सूंघते क्या हो, आप सुन क्या रहे हो, है ना। जैसे आपको किसी की गाली सुन के गुस्सा आता है, चाहे आपने उसे ना देखा हो, वो कौन सा कान ने काम किया है। आपने कोई चीज़ सूंघी और आपको अच्छी लगी या आप वहाँ से हट जाओगे, ये रिस्पॉन्स आपको कहाँ से मिला, आपकी घ्राणेंद्रिय से, है ना। आपके किसी भी एक बंदा है वो आपके सामने बोल नहीं रहा है, लेकिन उसकी एक्टिविटी ऐसी कि आपको उसको देखते ही गुस्सा आ रहा है, कहाँ काम किया, कौन सा सेंस ऑर्गन था, आपकी आँख, है ना। तो अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आपके व्यवहार को स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीपित करते हैं कि आप क्या करो। कंट्रोल कौन कर रहा है, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, लेकिन उद्दीपित कहाँ से हो रही हैं, आपकी ग्रंथियों के, आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, आपने कैसा देखा, आपने कैसा सुना और आपने कैसा महसूस किया। महसूस किया मतलब टच से। अब ये जो सारी चीज़ें हैं शुरू कहाँ से हुई, दिमाग से, है ना। आपके ब्रेन में ये सारी चीज़ें रिसीव हुई आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, और उसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज हुआ, और वो हार्मोन आपके अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को गया और उन्हें एक्साइटेड किया, और फिर आपकी बॉडी का सिस्टम शुरू हो गया। डाइजेशन है तो आपका लीवर एक्टिव हो गया, है ना। एडिनल ग्लैंड आपको बहुत संतुलित करती है जब आपको गुस्सा आ रहा होता है या आपको कंट्रोल करना होता है। थायराइड आपके पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। अलग अलग तरह के ग्लैंड्स आपको कंट्रोल करते हैं। पूरी बॉडी
हमारी वो सेल से बनी हुई है, कोशिकाओं से यूनाइट होकर बनी है। आप ये मान के चलो कि हमारी जो पूरी बॉडी है ना, हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारे यूनिट होते हैं, है ना, और वो जो यूनिट होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। एक कोशिका पूरी एक यूनिट है जो आपको नज़र भी नहीं आती। आपकी एक सेल का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, या कहें कि एक खास काम करने के लिए जो कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, उसको हम ऊतक कहते हैं। फिर ये अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, और अलग अलग अंग जैसे डाइजेशन, हार्ट आते हैं, ये अलग अलग अंग मिलकर एक पूरी बॉडी आपकी बनाते हैं, एक सिस्टम, एक तंत्र बनाते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कोशिका से शुरू होती है। कितनी इम्पोर्टेंट है वो एक कोशिका, सिंगल एक सेल। वहाँ आपको खाने के लिए एंजाइम चाहिए, पचाने के लिए, वो भी वहीं बन रहा है। आपको हार्मोन चाहिए, वो भी वहीं बन रहा है। आपने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया, उसको न्यूट्रलाइज करना है, वो भी वहीं हो रहा है। और इतनी छोटी सी चीज़ जो आपको नज़र भी नहीं आ रही, और वहाँ इतना कुछ हो रहा है ना, तो उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, isn't it? तो उसको हेल्दी कैसे रखोगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और वो हेल्दी तब रहती है जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। तो आपकी शुरुआत होती है प्राणायाम से, कि आपको ऑक्सीजन पहले पूरी बॉडी को मिले, है ना। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? फेफड़ों से, है ना। तो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया इस तरह की होनी चाहिए कि फेफड़े पूरी तरह एक्सपैंड हो, फैलें पूरे। अब वो दो तरह से फैलेंगे। एक तो आप अंदर सांस लो, और जैसे देखो इसका सबसे बढ़िया फिनोमिना, अब बॉडी की हर एक्टिविटी वो सबसे उत्तम होती है जो वाइल्ड एनिमल्स करते हैं। इंसान समझदारी में बहुत कुछ बिगाड़ लेता है, दिमाग ज़्यादा खर्च करता है। आप छोटे बच्चे को सोते हुए देखना, वो जब सोता है ना, उसका पेट कितनी ज़ोर ज़ोर से फूल रहा होता है। वो सबसे सही रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, कि आप अपने डायफ्राम को, भाई पेट क्यों फूल रहा है उसका, सांस ले रहा है, पेट में थोड़ी जा रहा है, लंग्स में ही जा रही है ना हवा। तो ये जो डायफ्राम है फेफड़ों के नीचे, ये डायफ्राम दबता है नीचे जब फेफड़े फूलते हैं, है ना, और उनका पेट फूला हुआ आपको नजर आता है। हेलो, डायफ्राम फूलता है तो आप कैसे सांस लोगे? ऐसे, है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि अब आपने जोर से सांस ली, आपने पेट नहीं फुलाया, तो हवा तो कहीं ना कहीं जाएगी, है ना। तो ऑक्सीजन, ये जो लंग्स का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट जनरली यहाँ पर कम जाती है हवा, और यहाँ जब नहीं हवा जाती है तो ये लैक्यूनाज हो जाते हैं, यहाँ पर ये ऊपर वाला हिस्सा खाली रह जाता है। जब कोरोना हुआ था लोगों को, तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा, डॉक्टर सजेस्ट करते थे कि आप उल्टा लेट के सांस लो। कई देर आप प्रैक्टिस करो इसकी कि आप उल्टा लेट के सांस लो। वो क्यों कहा जाता था कि जब आप उल्टा लेटोगे आपका पेट तो फूलेगा नहीं, फिर वो हवा कहाँ जाएगी? वो लंग्स के उन हिस्सों में जाएगी जहाँ पहले नहीं जाती थी, और आपके पूरे फेफड़े फैलेंगे। आपके जो फेफड़े होते हैं ना, आप उनको पूरा फैलने का कभी मौका ही नहीं देते हो, उनका क्षेत्रफल कम हो जाता है धीरे धीरे। सांस लेके देखो, चेक करने का एक तरीका होता है, आप जोर से सांस लो, है ना, और जोर से सांस लेके फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे छोड़ो, ऐसे करके ओम। अब आप देखो कितने टाइम तक कर सकते हो इसको। आप जितने धीरे धीरे छोड़ रहे हो, उससे पता चलता है कि आपके फेफड़ों में आप कितनी हवा भर सकते हो। कई लोग होते हैं 1 सेकंड नहीं होते इससे पहले उनका दम घुटने लग जाता है। इसका मतलब आपके लंग्स पूरे नहीं फैले हुए हैं, और जिसके लंग्स, सबसे पहली बीमारी यहीं से शुरू होती है। आपका प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपके फेफड़े नहीं फूले हुए, तो बाकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको कहाँ से सप्लाई होएगा? नहीं होएगा ऑक्सीजन सप्लाई, है ना। तो सबसे पहली प्रक्रिया है प्रॉपर सांस लेना, इसको सीखो। और इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं। हमारे में से बहुत सारे दिन यही भ्रम में रहते हैं कि सुबह योगा नहीं करा, सुबह प्राणायाम नहीं करा तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? सुबह प्राणायाम करना बहुत बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि सुबह जब सनराइज होता है तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में मैक्सिमम चल रहा होता है, उस टाइम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बना रहे होते हैं।
तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कम टाइम में ऑक्सीजन मिलता है और पोल्यूशन कम से कम होता है। लेकिन अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है या आपको लेट उठने की आदत है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन तो आप भी बना रहे हैं लेकिन थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ेगा, है ना। तो आप क्या करो, जब भी आपको टाइम मिले तो ऑफिस में आप बैठे हो, कहीं भी हो, आप ज़ोर ज़ोर से सांसें लो 10 बार 15 बार, दिन में कई बार इस प्रोसेस को करो। आप जैसे ही इस प्रोसेस को बढ़ाओगे आप एनर्जेटिक फील करोगे, बड़ा हेल्दी फील करते हैं, ब्रेन एकदम हल्का हल्का हो जाता है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है ना। तो ये हुई एक चीज़। दूसरी चीज़, आपके मसल्स को प्रॉपर बनाने के लिए भाई आप आजकल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल वर्क तो रहा नहीं, कहाँ शरीर इतना काम करते हो, कौन सा खेत में काम करने जाते हो, घर में भी बहुत कम काम करते हैं, हमारे में से बहुत सारे लोग घर में भी नहीं काम करते। अब आपके जिस काम वो देखो, जिस भी पार्ट को आप काम में नहीं लोगे वो कमज़ोर होता जाएगा। पर जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं राइट हैंड ज़्यादा मजबूत होता है, जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं उनका लेफ्ट हैंड ज़्यादा मजबूत होता है। तो क्योंकि बॉडी को आप काम में नहीं ले रहे हो, धीरे धीरे मसल्स वीक होंगे ही। जिस चीज़ को आप काम में नहीं लेते वो कंडम होती जाएगी, है ना। तो हम जो ये कर रहे हैं ना इतना सब कुछ, ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे दैनिक क्रियाकलाप या कहें हमारी जीवन शैली इस तरह की हो गई है कि हम पूरी बॉडी को यूज़ में ले ही नहीं रहे। तो उसको हम यूज़ में ले, इसलिए अब हमारे लिए कंपलसरी हो गया है। हम झाड़ू नहीं लगाते प्रॉपर, हम पोछा नहीं लगाते घर में, जेंट्स हैं तो वो भी ऑफिस में बैठ के चेयर पर काम करते हैं, तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप आसन नहीं करोगे तो आप धीरे धीरे, मेरे घुटने टिक गए, है ना, मेरी कोहनी टिक गई, है ना, अब मेरे हाथ ऊपर नहीं हो रहे, मेरे कंधों में दर्द हो गया, आप 40 साल से पहले ही कहने लग जाओगे। और ये मैं प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ आपको, मैं खुद करती हूँ, योगा करती हूँ डेली, है ना। तो मेरे क्या एक आफ्टर मोनोपॉज लेडीज़ में ये होता है, जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने वाला होता है, अब वो बहुत अर्ली होने लगा है, 45 के एज में ही और 40 के बीच में ही हो जाता है। अरे भाई तो शांति रखो ना एक। तो मोनोपॉज या मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, जब वो बंद होने वाला होता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती है, और सबसे खतरनाक जो चीज़ होती है ना वो ये कि आपकी हड्डियाँ जो है वो छन्नी होने लग जाती है, कैल्शियम निकलने लग जाता है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और आपकी हड्डी हल्के झटके से भी टूट जाएगी। आफ्टर 40 ये लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, जेंट्स में ये इशू बहुत कम होता है, लेकिन महिलाओं की तो गंभीर समस्या है ये आजकल। इतनी ज़्यादा वो हो रखा है क्योंकि पीरियड्स जल्दी ख़त्म होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, घुटने सब दर्द करने लग जाते हैं, जकड़ जाती है बॉडी, है ना। उसको बचाया कैसे जा सकता है? आपके जो ये होते हैं ना, जोड़ होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, इनमें परमानेंट नहीं होती है कैल्शियम। आप इनको जितना काम में लोगे कैल्शियम उतना ही जुड़ता जाता है, और अगर आप उनको काम में लेना बंद कर देते हो तो वो धीरे धीरे क्षरण होने लग जाता है, इसका डीके होने लगता है। तो आप उनको कंटिन्यूस काम में लोगे तो कैल्शियम उनमें डिपॉजिट होता रहेगा, कैल्शियम डिपॉजिट होता रहेगा, तो आपकी हड्डियाँ हमेशा मजबूत रहेंगी। मुझे हल्की हल्की स्लाइट इशू हुआ कि मेरे मतलब घुटनों में दर्द नहीं था, लेकिन हल्का सा मतलब पहले एहसास होने लग जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कुछ हो रहा है घुटनों में। तो मेरे को पता था इसका फिनोमिना क्या है, मैंने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी घर में, ज़बरदस्ती मैं कपड़े ऊपर सुखाने शुरू कर दिए, और ऐसे भी मैं सुबह 3-4 बार ऊपर जाती, 3-4 बार नीचे जाती, मैंने वो प्रोसेस शुरू करा, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। थोड़े दिन बाद घुटनों की समस्या नॉर्मलाइज हो गई, है ना। तो जो चीज़ें हैं ना, अब ये क्या था, ये आसन था, है ना, और ये एक्सरसाइज थी जो थर्ड पार्ट मैंने बताया, जिसको आप बोलते हो वार्म अप करना, पीटी बोलते हो ना, हाथों को ऐसे करो और ऐसे करो, ये आसन नहीं है ना, ये क्या है, ये एक्सरसाइज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। अब कुछ तो आपने एक्सरसाइज कब करते हैं, बाद में, है ना। तो योग करो, साथ में आप एक्सरसाइज करो, एक कॉम्बिनेशन बना लो आपकी बॉडी के हिसाब से। मुझे पहले थोड़ा प्राणायाम करना है, उसके बाद में मुझे थोड़े आसन करने हैं। आपके पीठ में दर्द है तो अलग तरह के आसन है, आपको अलग रिलैक्स होने के लिए करने हैं तो आपको अलग तरह के आसन है। आप सारे आसन, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो, आपको नॉलेज है, अपने अकॉर्डिंग एक सेट तैयार करो। ये 6-7 आसन मुझे करने हैं। सूर्य नमस्कार करते हो तो बहुत बेस्ट है ना।
और उसके बाद में फिर आप थर्ड कुछ एक्सरसाइज वार्म अप करो लास्ट में, जिससे कि आपके ये पार्ट है ना, आप जब करोगे आसन करोगे तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा वो नहीं करती, तो हमारी कलाई भी हो, हमारा टखना भी एक्सरसाइज में हो, सब चीज़ें हों, है ना, हम थोड़ा जंप भी करें, ये सब चीज़ें करें। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में, मेरे को भी थोड़ी लेट हो रही है, इसमें हम बहुत बोल सकते हैं अदरवाइज़, कि आपको अगर अपनी बॉडी को संतुलित रखना है, आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो आपको इसको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो जीवन पद्धति है, जो जीवन शैली है, वो इतनी बदल गई है कि हम इसके बिना चल नहीं सकते। मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद।